दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। इंडिया या एनडीए, शरद पवार किसके साथ जाएंगे, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार इंडिया के साथ रहेंगे या एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे, इस विषय पर महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में बड़ी सक्रियता से चर्चाएं चल रही है। कुछ राजनीतिक जानकारों और विश्लेषकों के अनुसार शरद पवार जल्द ही अजित पवार के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। लेकिन जो शरद पवार जी की राजनीति को करीब से जानते हैं और जिन राजनीतिक जानकारों ने और पत्रकार ने शरद पवार की 50-55 साल की राजनीति देखी है, उनका विश्लेषण अलग तरह का है। यानी शरद पवार इस वक्त बड़ी असमंजस और दुविधा में फंसे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो टुकड़े हो चुके हैं। एक गुट अजित पवार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के साथ गया है, यानी अजित पवार के साथ जो एनसीपी का गुट है वो बड़ा गुट है। एनसीपी के ज्यादातर विधायक अजित पवार के साथ है, लेकिन अजित पवार बीजेपी के साथ जाने से शरद पवार भी अजित पवार के साथ एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ऐसी जो चर्चाएं चल रही है वो सभी अटकलें और अंदाज है, यानी उनमें सच्चाई नहीं है। शरद पवार विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ ही रहेंगे। स्वयं शरद पवार जी ने ऐसे संकेत दिए हैं। शरद पवार राजनीति में खुलकर बात नहीं करते। वो अपनी राजनीतिक चतुराई से और राजनीतिक दांवपेच से हमेशा विरोधियों को और लोगों को अपने बारे में अलग अलग तर्क देने में मजबूर करते हैं। यानी शरद पवार राजनीति में अगली चाल कौन सी चलेगी, इस पर बात करना उनके करीबी सहयोगियों के लिए भी आसान नहीं रहता। यानी आने वाले दिनों में शरद पवार की भूमिका क्या रहेगी और शरद पवार क्या स्टैंड लेंगे, इस पर उनको जो जानते हैं, यानी शरद पवार जी को जो जानते हैं, उनके करीबी भी उनके मन की बात नहीं बता सकते। लेकिन पिछले 50-55 साल से शरद पवार जी राजनीति में सक्रिय है और उन 50-55 सालों में शरद पवार जी ने प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी का साथ दिया है। बीजेपी के साथ जाना यानी अपनी पूरी तरह से 50-55 साल की राजनीति पर पानी फेर देना होगा। अगर शरद पवार बीजेपी के साथ जाते हैं तो शरद पवार की अब तक की जो राजनीतिक कमाई है वो पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। यानी जो राजनीतिक हैसियत शरद पवार ने अब तक बनाई थी वो बिखर जाएगी। शरद पवार ऐसा नहीं होने देंगे। अगर शरद पवार जी ने बीजेपी के साथ जाना पसंद किया तो उनकी जो सेक्युलर आइडियोलॉजी है और उनके जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, यानी जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है, उस पर एक बदनामी का दाग लग सकता है। और अपने अंतिम पड़ाव में शरद पवार ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। शरद पवार हमेशा राजनीति में आगे की बात सोचते हैं। अभी शरद पवार कमजोर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में शरद पवार मौके की इंतजार में है। शरद पवार मौके का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी राजनीतिक चाल यानी दांवपेच वो बड़ी शांतता से खेलते हैं। अपने विरोधी को असमंजस में रखना, अपने विरोधी को कुछ पता चलने से पहले ही राजनीतिक दाव खेल जाना शरद पवार की खासियत है। शरद पवार इस वक्त
इंडिया गठबंधन के साथ है और महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी उस गठबंधन के शरद पवार नेता है। इस विपक्षी गठबंधन में थोड़ी बहुत दरारें दिख रही है, लेकिन आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी की ये दरारें बुझ जाएंगी। यानी इन दरारों को बुझाने का काम, भरने का काम खुद शरद पवार ही करेंगे। एनसीपी में फूट पड़ने से शरद पवार कमजोर हो जाएंगे और शरद पवार कमजोर होते हैं तो अगर ये एनसीपी का गुट यानी खुद एनसीपी पार्टी अगर अजित पवार के साथ आती है तो और अजित पवार इस पार्टी पे अपना दावा करते हैं तो पूरी तरह से एनसीपी के वोटर अजित पवार के साथ आ सकते हैं। ऐसा जो अनुमान बीजेपी के शीर्ष नेता यानी आलाकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो लगाया था और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाया था, वो अनुमान पूरी तरह से इस वक्त गलत साबित होता दिख रहा है। जिस तरह शिवसेना में फूट पड़ने से पूरी तरह शिवसेना का केडर अभी भी शिवसैनिक सामान्य शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ है, उसी तरह एनसीपी का कैडर और एनसीपी के वोटर अभी भी 80 से 85% तक शरद पवार के साथ है। वो अलग अलग सर्वे में दिख रहा है। ऐसे में शरद पवार को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खुद उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन इन प्रयासों में उनको सफलता नहीं मिली। शरद पवार बेंगलुरु में जो विपक्ष की इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग महाराष्ट्र में मुंबई में होने वाली है और उस मीटिंग की जिम्मेदारी महाविकास आघाड़ी के नेताओं के ऊपर है और महाविकास आघाड़ी के नेता यानी विपक्षी महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता प्रमुख नेता होने के कारण शरद पवार जी ही महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के ऑर्गेनाइजर रहेंगे और आने वाले एक महीने के बाद यानी अगस्त एंडिंग या सितंबर की पहले हफ्ते में ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और उस मीटिंग की तैयारियां कैसे की जाए, इसकी तैयारियों के लिए महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग शरद पवार जी ने 5 अगस्त को मुंबई में बुलाई है। उस मीटिंग के पहले शरद पवार कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के नेताओं से मिले। शरद पवार ने खुलकर अभी वो किसके साथ है इसके बारे में बयान नहीं दिया, लेकिन शरद पवार ने अलग अलग प्रोग्राम में जो भी बयान दिए उनका पूरी तरह से संकेत ये है कि शरद पवार विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ ही रहेंगे। अगर शरद पवार एनडीए के साथ जाते हैं तो शरद पवार की अब तक की जो राजनीतिक कमाई है वो पूरी तरह से बिखर जाएगी और शरद पवार का नाम उससे खराब हो सकता है और उनके राजनीतिक करियर पर एक धब्बा साबित हो सकता है। शरद पवार अपने सेक्युलर और प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में शरद पवार बीजेपी के साथ जाकर यानी एनडीए के साथ जाकर अपनी राजनीति को खराब नहीं करेंगे। बीजेपी कितना भी चाहे शरद पवार पर दबाव डाले, लेकिन शरद पवार उस दबाव के आगे झुकने वाले नहीं है, ऐसा अभी तो लग रहा है। शरद पवार राजनीति में अगली चाल कौन सी चलेंगे इसका दावा करना और उसका अनुमान लगाना आसान नहीं होता, लेकिन अभी शरद पवार जरूर कमजोर दिख रहे हैं। एनसीपी पार्टी पर अजित पवार ने जरूर दावा किया है, लेकिन एनसीपी के ज्यादातर विधायक अजित पवार के साथ है या नहीं है उस पर अभी भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस वक्त महाराष्ट्र के विधानसभा का सत्र शुरू है और उसमें एनसीपी के विधायक
उपस्थित नहीं रह रहे हैं, यानी प्रेजेंट नहीं है। ज्यादातर विधायक अभी इस सत्र में शामिल नहीं हुए हैं। उनको डर है कि अगर वो इस सत्र में शामिल होते हैं और वो अजित पवार के साथ बैठे हुए यानी सत्ता के साथ जाते हुए दिखे तो आने वाले चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में उनको फिर से चुनकर आना बड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर वो विधायक शरद पवार के पाले में है ऐसा दिखा और वो महाविकास आघाड़ी के साथ है ऐसा दिखा तो सत्ता की तरफ से जो विकास निधि यानी डेवलपमेंट फंड अलग अलग विधायकों को सरकार की तरफ से और खुद अजित पवार की तरफ से मिले वो डेवलपमेंट फंड यानी विकास निधि पूरी तरह से बंद हो सकता है और कम मिल सकता है। यानी एक एनसीपी के विधायक बड़ी उलझन में है इस वक्त, लेकिन आने वाले दिनों में ये उलझन दूर हो सकती है और विधायक अजित पवार के पाले में है या शरद पवार के पाले में है ये आने वाले दिनों में जल्द ही पता चलेगा। 15 अगस्त के बाद शरद पवार महाराष्ट्र के दौरे पर निकलने वाले हैं, यानी मराठवाड़ा, विदर्भ, कोकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, लगभग पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर शरद पवार 15 अगस्त के बाद निकलने वाले हैं और उस दौरे में शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए पूरी जोर से अपनी ताकत लगाएंगे और उनके साथ उद्धव ठाकरे जी भी महाराष्ट्र के दौरे पर निकलने वाले हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता भी महाराष्ट्र के दौरे पर निकलने वाले हैं और उसी के साथ ही शरद पवार के राजनीतिक वारिस कहे जाने वाले रोहित पवार और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जी दोनों मिलकर एक साथ महाराष्ट्र का राजनीतिक दौरा करेंगे। यानी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक बार गर्मी बढ़ेगी, चर्चाएं बढ़ेगी और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी यानी विपक्ष का इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में इकट्ठा होता दिखेगा और इससे सत्ता पक्ष यानी एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और उनके मित्र यानी महायुति की मुश्किलें और भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यानी 10 तारीख तक अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इलिजिबल यानी पात्र अपात्र अगर उनकी एमएलए पोस्ट गई तो उसके बाद अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसी चर्चाएं भी महाराष्ट्र में जोर पकड़ रही है। अगर एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं तो अजित पवार को आज बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे क्वालिफाई है या डिस्क्वालीफाई है उसका अंतिम फैसला विधानसभा के अध्यक्ष नार्वेकर जी करेंगे और वो फैसला 10 अगस्त से पहले आ सकता है, ऐसा अनुमान और ऐसी चर्चाएं महाराष्ट्र में जोर पकड़ रही है। अगर एकनाथ शिंदे जी डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनको अपने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना पड़ेगा और उसके बाद नया मुख्यमंत्री बनेगा और ऐसे में अजित पवार को मुख्यमंत्री पद का मौका मिल सकता है या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर दाव लगाएगी और फडणवीस को मुख्यमंत्री पद देगी, ऐसी भी चर्चाएं महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन इस वक्त शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र में है और उनके इर्द गिर्द ही महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से घूम रही है। शरद पवार इस वक्त जरूर कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन शरद पवार को कमजोर समझना उनके विपक्षी और विरोधियों के लिए इस वक्त आसान नहीं होगा। यानी शरद पवार को कमजोर समझना और विपक्षी यानी उनके विपक्ष वाले की यानी बीजेपी वालों की बड़ी गलती साबित हो सकती है। शरद पवार अपनी 50-55 साल की राजनीति में अजित पवार जैसे जो अजित पवार ने रिबेल किया है यानी शरद पवार के खिलाफ जाकर
अजित पवार ने जो एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया है, ऐसी कई रिबेल को झेल चुके हैं और ऐसे पॉलिटिकल रिबेल अजित पवार ने की है, उससे अजित पवार से पहले शरद पवार ने ऐसे कई रिबेल किए हैं और उसके प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार शरद पवार खुद है। तब इसी शरद पवार के राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक चतुराई से हम कह सकते हैं कि अजित पवार को आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एनसीपी पार्टी मतलब शरद पवार, शरद पवार मतलब एनसीपी पार्टी, यही समीकरण एनसीपी पार्टी इस्टेब्लिश होने के बाद महाराष्ट्र में प्रचलित है और उसी के कारण यानी शरद पवार के चेहरे को देखकर ही एनसीपी के सपोर्टर एनसीपी को वोट करते हैं। यानी शरद पवार मतलब एनसीपी, ये एनसीपी के सपोर्टर ने माना हुआ है और एनसीपी आने वाले दिनों में शरद पवार अपने आप को राजनीतिक दृष्टि से फिर से खड़ा करने के लिए और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में फिर से विपक्ष को और महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर खड़ा करके सत्ता पक्ष को आने वाले दिनों में चुनौती देंगे और उस चुनौती से बीजेपी को पसीना आएगा, क्योंकि शरद पवार राजनीति में चुप बैठने वालों में से नहीं। उनकी उम्र 83 हो या 92 हो, शरद पवार जी ने ही एक स्टेटमेंट में कहा है कि उनकी उम्र 83 हो या 92 हो, वो लड़ेंगे और आने वाले दिनों में ये शरद पवार की लड़ाई और तेज होगी और उससे बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की भी दिक्कतें बढ़ेगी, यानी मुश्किलें बढ़ेंगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।